Welcome class, second year. So we were on our chapter number 10 and this is our lecture number 2. We were discussing carbohydrates. Our chapter name is Chemistry of Life. In carbohydrates, we discussed we discussed the different types and I told you the classification on the basis of taste. We were on the classification of carbohydrates which were on basis of taste, and on the basis of taste carbohydrates were divided into two types, that were sugars and नॉन शुगर्स. We discussed the sugars. मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था शुगर्स का. रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये दोनों थी. उसके बाद मैंने आपको कहा था, हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था रिड्यूसिंग शुगर को, और रिड्यूसिंग शुगर को रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहा जा रहा है ये भी मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था. अब हम नेक्स्ट ताकि आपको पिछला रिवाइज हो सके. शुगर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. कार्बोहाइड्रेट शुगर्स ही होती हैं, उनको फर्दर डिवाइड किया गया है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये मैंने पिछली स्लाइड ही डाली है ताकि जब हम अपना लेक्चर आज का शुरू करें तो आपको थोड़ी सी जहाँ से हमने लेक्चर अपना कंटिन्यू करना है वो थोड़ा सा रिकॉल हो सके. दैट्स वाई मैंने ये स्लाइड भी इसमें डाल दी जो कि पिछले लेक्चर में भी थी. These sugars reduce tolerance reagent. टॉलेंस रिएजेंट मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में कि क्या था टॉलेंस रिएजेंट. AHENO3 एंड नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट. एंड फेलिंग सॉल्यूशन कंटेन कॉपर सल्फेट NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम सोडियम टार्टरेट. एंड आई गेव यू द फॉर्मूला इन द लास्ट लेक्चर, यू कैन सी देयर. टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को जो शुगर्स रिड्यूस करवा देती हैं, रिड्यूस मतलब कि उनको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देती हैं. रिड्यूस अगर रिडक्शन होगी तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो इसका मतलब है शुगर विच रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर रिड्यूसिंग शुगर्स. दे कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप अलोंग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द कार्बन एडजेसेंट टू दीज ग्रुप्स. ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने पिछले लेक्चर में बात समझाई थी. इस लाइन का मतलब क्या है, दे कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, यानी कि इनके पास एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है. फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर कीटोन होगा. दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल में दोनों एल्डिहाइड या कीटोन दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा. एल्डिहाइड होगा तो फिर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H प्रेजेंट होगा. यानी कार्बोनाइल ग्रुप किसको कहते हैं, ये दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप. ये वाला जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप. याद रखिएगा. इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है अगर, और इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही होती है. ये इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन ने, और ये कार्बोनाइल और हाइड्रोजन का बॉन्ड, दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एल्डिहाइडिक हो गया. यहाँ लिखा हुआ है कीटोन. कीटोनिक ग्रुप किसको कहेंगे, अगर यहाँ पर भी अल्केन चेन लगी हो और यहाँ पर भी अल्केन चेन लगी हो, बीच में सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप हो, सिर्फ कार्बोनाइल, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, यानी कितने भी कार्बन की चेन लगी हो, दे विल बी कॉल्ड एज कीटोन फंक्शनल ग्रुप. ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, ये हो गया कीटोन ग्रुप. क्यों हो गया, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ कार्बोनाइल है, यहाँ पर भी कार्बन ने अपनी उसकी चेन चल रही है, यहाँ पर भी कार्बन ने अपने ही ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है. डिफरेंस इज दैट एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे याद रखना है आपने, यहाँ पर कार्बोनाइल एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है जो कि हाइड्रोजन फ्री है, उसके बाद इसका किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बन सकता. दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप. अब यहाँ पर कार्बोनाइल सिर्फ अटैच है और इसके साथ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं. दिस इज कीटोनिक ग्रुप. अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, दे कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप अलोंग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, यानी ऑन द कार्बन एडजेसेंट टू दीज ग्रुप्स. के एल्डिहाइडिक ग्रुप तो हो गया,
इनको क्या करना है, इनके साथ जो कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो कंटेन कर रहा हो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बात समझ आ गई आपको? इस लाइन का मतलब ये है, दे कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप तो हमने पढ़ लिया, अलोंग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होना चाहिए, लेकिन कहाँ? ऑन द कार्बन एडजेसेंट टू दीज ग्रुप्स। इन ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसे ही है, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसके साथ वाले कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। यहाँ पर भी कीटोनिक ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इस लाइन का मतलब ये हो गया। अब आपको समझ आ गई कि रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं वो रिड्यूस करवा देती हैं टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को। और क्या इनमें मौजूद होता है? होना चाहिए कि एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? उसके साथ क्या होना चाहिए? उस ग्रुप के साथ वाले एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होना चाहिए। देन दे विल कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। अच्छा, ये एल्डोज है। एल्डोज क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो एल्डिहाइडिक ग्रुप। और ये शुगर है। मैंने आपको जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स को ओज से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी शुगर्स जो हैं उनके लास्ट में ओज आता है। सुक्रोज, ग्लूकोज, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हुई है, मैनोज, फ्रक्टोज, इन सब के लास्ट में ओज आ रहा है। क्यों आ रहा है ओज? बिकॉज दे आर शुगर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ओज। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दी ओज, OSE। तो अब एल्ड तो हो गया एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ मौजूद है, दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन फ्रीली अटैच है, इसके साथ कोई और बॉन्ड किसी ने नहीं बनाया है, दिस इज एल्डिहाइड। एल्ड तो हो गया एल्डिहाइड के लिए, यहाँ पर भी एल्डिहाइड मौजूद है। और ओज हो गया बिकॉज दिस इज शुगर, ये ग्लूकोज है, ये मैनोज है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर्स के, ज्यादा कार्बन वाले, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओज। हम क्यों लगाते हैं इनके साथ ओज? क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, और शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के नेम्स के साथ ओज लगता है। देन वी हैव कीटोनिक ग्रुप विच इज कार्बोनाइल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज कीटोनिक ग्रुप। अब ये किसका फॉर्मूला है? फ्रक्टोज का। एक तो ये कीटोज भी कह सकते हैं हम इसको, यहाँ पर OSE। अब कीटोन तो मैंने कहा कि कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ था, यानी फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। लेकिन अगर हम शुगर्स पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो हम इसको कीटोज बुलाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एल्डिहाइड को एल्डोज बोला क्योंकि शुगर का मॉलिक्यूल अटैच है। इसी तरह यहाँ पर भी शुगर का ही मॉलिक्यूल अटैच है। नो मैटर कि मॉलिक्यूल कौन सा है, फॉर्मूला कौन सा है, लेकिन हमारे पास ये एल्डिहाइडिक, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप था इसलिए हमने बोला एल्डोज। यहाँ पर हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कीटोज। रिड्यूसिंग शुगर्स हैव अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स। समझ आ गई आपको कि रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। ये हमने पीछे भी बात पढ़ ली। मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन इसलिए समझा दी, लिख दी, ताकि आपको समझ आ जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि रिड्यूसिंग शुगर होती क्या है। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी होंगे रिड्यूसिंग शुगर्स की? ऑल मोनोसैकेराइड्स, सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अभी हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखी, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी देखा, फ्रक्टोज का भी, उनमें कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा था, यानी कि वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। एंड ऑल ओलिगोसैकेराइड्स, और सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड्स सक्रोज के अलावा। अब आप ये मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स की टर्म से फेमिलियर नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में।
डिफरेंट अभी तो हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अब आगे आप देखेंगे जब तो मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स आज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आते हैं एंड ओलिगोसैकेराइड्स में से सक्रोज के अलावा सारे ओलिगोसैकेराइड्स आते हैं। सक्रोज यहीं पर बता देती हूँ कि क्यों सक्रोज को ओलिगोसैकेराइड्स में नहीं लिया गया, बिकॉज सक्रोज डज नॉट कंटेन एनी कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जहां पर भी होगा तो रिड्यूसिंग शुगर हो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कार्बोनाइल ही मौजूद नहीं है तो उसको रिड्यूसिंग शुगर नहीं कह सकते, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप ही रिड्यूस करवाता है। This is the example of yogurt galactose. These are dates, glucose, which is the example of glucose. ये रहा ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। ये देखें आपके पास नजर आ रहा है कार्बोनाइल ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस इज रिड्यूसिंग शुगर। एंड दीज आर द एग्जांपल, फ्रूट्स आर द एग्जांपल ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। और ये रहा, इसमें भी प्रेजेंट है कीटोनिक ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस इज रिड्यूसिंग शुगर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? वो शुगर्स जो कि टॉलेंस रिएजेंट यानी कि AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड और फेलिंग सॉल्यूशन दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इनको रिड्यूस ना करवाएं जो शुगर्स, उनको हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज दे डू नॉट कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप विद एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। क्यों नहीं करवाती ये रिड्यूस? क्योंकि इनके पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप मौजूद नहीं होते। मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दी सक्रोज की ओलिगोसैकेराइड्स में। अब ओलिगोसैकेराइड्स में सक्रोज क्यों रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? क्योंकि दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज इट डज नॉट कंटेन, क्या नहीं होता सक्रोज के पास? फ्री कार्बोनाइल ग्रुप। समझ आ गया आपको? फ्री कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता, दैट्स व्हाई सक्रोज इज इंक्लूडेड इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन रिड्यूसिंग शुगर्स। यहाँ बस ये उसका उल्टा ही है रिड्यूसिंग शुगर का, कि वहां पर जो शुगर्स रिड्यूस करवा रही हैं टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट को, उनको हम कहेंगे कि वो रिड्यूसिंग शुगर हैं क्योंकि उनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद नहीं होता, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट रिड्यूस दी टॉलेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? वन ओलिगोसैकेराइड दैट इज सक्रोज। अभी पीछे रिड्यूसिंग शुगर्स में ओलिगोसैकेराइड सारे थे लेकिन सक्रोज के अलावा, वहां लिखा हुआ था एक्सेप्ट सक्रोज। यहाँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सिर्फ सक्रोज है ओलिगोसैकेराइड में, बाकी सारे ओलिगोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ओनली सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका रीजन पता चल गया, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी कार्बोनाइल ग्रुप, फ्री कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप इनमें नहीं मौजूद होता। और सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स दैट इज स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज में भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन पॉलीसैकेराइड्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सक्रोज हनी, दिस इज सक्रोज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्रोज। एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दो कंपाउंड्स जो हैं ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का मिल के बनाते हैं सक्रोज। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे दैट वाज ऑन द बेस ऑफ टेस्ट। हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दे वर डिवाइडेड इनटू शुगर्स एंड शुगर्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बेस पे अब कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया गया है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो जाती है। अब कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है देख लेते हैं।
दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस, 3 मेजर क्लासेस हैं जिनमें इनको डिवाइड किया है कार्बोहाइड्रेट को, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स से शुगर्स, शुगर्स में आ गए carbohydrates further divided into sugars, sugars further divided into monosaccharides and disaccharides। ठीक है, इसमें मोनोमर्स और डाइमर्स, मोनोमर्स होते हैं सिंगल कंपाउंड होते हैं, यानी कि वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते और ज़्यादा नहीं टूट सकते। डाइमर्स, दो मोनोमर्स जब मिलते हैं तो वो डाइमर बनाते हैं, और बहुत सारे मोनोमर्स जब मिलते हैं तो वो पॉलीमर्स बनाते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज। डाइमर्स की एग्जांपल है सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, एंड पॉलीमर्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। मोनोसैकेराइड्स, सिंपल शुगर्स। मोनोसैकेराइड्स में सिंपल शुगर्स होती हैं जो हम आम यूज करते हैं अपने घर पर। These carbohydrates cannot be further hydrolyzed into simpler carbohydrates units। यानी इन कार्बोहाइड्रेट्स को, एग्जाम्पल तो ये क्लासिफिकेशन तो कार्बोहाइड्रेट्स की है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फर्स्ट था हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, जिनको हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो और हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते और नहीं टूट सकते सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट में, यानी कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं हाइड्रोलाइज हो सकता। दे कंटेन 3 to 10 कार्बन एटम्स। इनमें 3 से 10 तक कितने भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं इस रेंज में, मोनोसैकेराइड्स में। दोज कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप्स आर कॉल्ड एल्डोजेस। वो ग्रुप्स मोनोसैकेराइड्स के जो कंटेन कर रहे होंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप को मैंने ऐसे ही लिख दिया है CHO। आपको फॉर्मूला आप पता चल जाना चाहिए एल्डिहाइडिक ग्रुप का। C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड यहाँ से H के साथ बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज एल्डिहाइडिक ग्रुप। कार्बन की वैलेंसी एक रहती है, वो किसी भी एल्काइल ग्रुप से पूरी हो सकती है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप एल्काइल ग्रुप आ सकता है, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, अब अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी कितने भी कार्बन की चेन लगा दें, 3 से 10 तक अगर रेंज में होगी चेन, तो फिर उनको मोनोसैकेराइड्स कहा जाएगा। और अगर यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो फिर एल्डओज। शुगर के लिए तो मैंने बताया ना आपको, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, शुगर्स के लिए ओज टर्म यूज होती है। एल्ड हो गया एल्डिहाइड के लिए और ओज हो गया शुगर के लिए, बिकॉज दीज ऑल आर शुगर्स। इनको शुगर में ही काउंट किया जाता है। ये बात समझ आ गई। दोज कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोसिस एंड दोज कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कीटोनिक ग्रुप, आर कॉल्ड कीटोसिस। कीटोन से निकला है, ओस हम लगाते हैं शुगर के लिए। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल इज डिनोटेड बाय प्रीफिक्सेस ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्स एटसेट्रा। जितने भी नंबर होंगे कार्बन के उस हिसाब से हम लगा देंगे, पहले लगा देंगे। यानी अगर 3 होंगे तो ट्राई लगेगा, अगर 4 कार्बन है तो टेट्रा लगेगा, 5 कार्बन है तो पेंटा, 6 है हेक्सा, एंड सो ऑन। थस ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है कंटेन 6 कार्बन, यहाँ पे लिखा हुआ है C6, 6 कार्बन कंटेन कर रहा होता है, एंड इज एन एल्डिहाइड, सो इट इज कॉल्ड एल्डोज, एल्डहेक्सोज। वेयर एज, ये तो नेक्स्ट है। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है और इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है। आपको आगे चल के जब मैं फॉर्मूला दिखाऊंगी ग्लूकोज का तो आप देखेंगे उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। दैट्स व्हाई इट इज एल्डो। एल्डो तो लग गया एल्डिहाइड के लिए, हेक्सोज, हेक्स लग गया, 6 कार्बन है इस वजह से यहाँ पे लग गया 6 हेक्स लग गया, क्योंकि अभी मैंने बताया प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। अगर 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 पेंटा और 6 के लिए हेक्स। यहाँ पे हमने 6 हमारे पास थे, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, दैट्स व्हाई वी पुट इट हेक्स। और ओस लग गया शुगर के लिए, बिकॉज इट इज शुगर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट हेक्सोज।
एल्डिहाइडिक ग्रुप था, इस वजह से एल्ड फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डो 6 कार्बन थे, हेक्स ओज लग गया शुगर के लिए एल्डो हेक्सोज। वेयर एज फ्रक्टोज कंटेन 6 कार्बन, 6 कार्बन मौजूद है इसमें फ्रक्टोज में, बट कंटेन कीटोनिक ग्रुप, लेकिन इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, इस तरह का ग्रुप होता है। यहाँ इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर नहीं है कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है दोनों साइड तो फिर ये कीटोनिक ग्रुप कहलाएगा। तो फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है, दैट्स व्हाई इट इज कीटोहेक्सोज। कीटो लग गया कीटोनिक ग्रुप के लिए, हेक्स मतलब 6 कार्बन थे इसमें, ओस मतलब ये शुगर है, दैट्स व्हाई इट इज हेक्सोज। एंड कीटोज और एल्डोज, एल्डोहेक्सोज कीटोहेक्सोज आप फेमिलियर हो गए होंगे कि आप कौन क्या टर्म्स हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। Hydrolyzed, we use the term hydrolyzed in the definition of monosaccharides के वो कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर मोनोसैकेराइड्स। अब हाइड्रोलाइज्ड का भी मैंने समझा कि आपको बताना चाहिए, इस टर्म से आप लोगों को पहचान होनी चाहिए कि हाइड्रोलाइज्ड का मतलब क्या होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर दी हाइड्रोलाइज्ड की। अ केमिकल रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन इन्वॉल्विंग द स्प्लिटिंग ऑफ अ बॉन्ड, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें डीकम्पोजिशन हो रही हो। डीकम्पोजिशन क्या होता है, टूटना, किसी भी चीज का टूटना इज डीकम्पोजिशन। इन्वॉल्विंग द स्प्लिटिंग ऑफ अ बॉन्ड, जिसमें के एक बॉन्ड टूट रहा हो, स्प्लिट टूटना इसका मतलब भी होता है टूटना, बॉन्ड की स्प्लिटिंग हो रही होती है, एंड द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन कैटआयन एंड हाइड्रोक्साइड एनाइन ऑफ वाटर। तो क्या ऐड हो रहा होता है, हाइड्रोजन कैटाइन, कैटाइन किसको कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, बॉन्ड टूटने से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड एनाइन इज दिस और हाइड्रोजन कैटाइन इज दिस। क्या हो रहा हो, बॉन्ड टूट रहा हो और वाटर बन रहा हो, इससे क्या बनेगा, ये क्या बनाएंगे, वाटर, H2O बन जाएगा। हाइड्रोजन कैटाइन से हाइड्रोक्साइड एनाइन मेक्स वाटर। तो अगर वाटर फर्दर नहीं बन सकता उसमें से टूट के, वो बॉन्ड टूटेगा और फर्दर वाटर में नहीं कन्वर्ट हो सकता, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन कैटाइन भी नहीं निकल सकता, उस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोक्साइड एनाइन भी नहीं निकल सकता, तो इसका मतलब है वो मोनोसैकेराइड शुगर होगी, यानी कि उसकी फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। अब आपको समझ आ गया होगा क्या डेफिनेशन थी मोनो। Examples of monosaccharides are glucose, fructose, galactose. This is the formula of glucose. This is fructose and this is galactose. एग्जाम्पल्स हैं इसमें, मोलासेस आता है ग्लूकोज में, चेरीज फ्रक्टोज की एग्जाम्पल हैं, योगर्ट ग्लैक्टोज गैलेक्टोज की। मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल्स दी हैं कुछ इनमें से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम, नेक्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज ओलिगोसैकेराइड्स। अभी हमने डिस्कस किए मोनोसैकेराइड्स, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स दी ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स ये देख लें आप कैसे बने हो, कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका। दोज कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis produce 2 to 10 monosaccharide units are called oligosaccharides। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलिसिस पे, यानी वाटर उसमें से निकल जाएगा, ठीक है, और वो बना लेंगे बॉन्ड, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, वाटर निकल जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, यानी 2 से लेके 10 तक, कितने भी इस रेंज में 2 से 10 की रेंज में जितने भी मोनोसैकेराइड्स यूनिट बना सकें, दे विल बी कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड। कैसे बनाएंगे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, यानी कि जितने भी मोनोसैकेराइड उनके साथ लगे होंगे वो पूरा मिलके एक ओलिगोसैकेराइड बना लेंगे। और मोनोसैकेराइड कितने होने चाहिए, 2 to 10 की रेंज में होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। Classification of oligosaccharides. Oligosaccharides are further divided, can be further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. इनको और क्लासिफाई किया गया है इन, और आगे भी चलते जाएंगे टेट्रा पेंटा,
यानी कि 2 सैकराइड यूनिट लगे होंगे, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे प्रोड्यूस अपॉन हाइड्रोलिसिस। यानी अगर 2 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट लगे होंगे तो दे विल बी कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की ही क्लासिफिकेशन है, अगर 2 मोनोसैकेराइड लगे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। अगर 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट्स हैं दे विल बी कॉल्ड एज ट्राइसैकेराइड, अगर 4 हैं तो टेट्रा एंड सो ऑन। ये किस पे डिपेंड करेगा? मोनोसैकेराइड यूनिट्स पे जो कि प्रोड्यूस होंगे, जो कि बनेंगे हाइड्रोलिसिस पे। Among these, disaccharides are the most important oligosaccharides. इन सब में disaccharides सबसे important oligosaccharides। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। आपको पता होगा ये इस टर्म का तो। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड्स के ये एग्जांपल होती हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में ये जनरल हमारी जो डेली लाइफ में यूज हो रही होती है एग्जांपल मैंने वो दी है। दी शुगर इन गार्लिक, अनियन एंड व्हीट। जो भी शुगर इनमें प्रेजेंट होती है, अनियन में या गार्लिक में, लहसुन या प्याज में जो शुगर मौजूद होती है, चाहे कड़वे होते हैं या जैसा भी इनका टेस्ट होता है, लेकिन शुगर मौजूद होती है उनमें। ये किसकी एग्जांपल है? ओलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है ये। और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? शुगर ही तो कहते हैं, शुगर की ही टाइप है, यानी कि शुगर जो है को कार्बोहाइड्रेट्स में ही आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ओलिगोसैकेराइड्स जो लहसुन या प्याज में आपको शुगर मिलेगी वो क्या, किसकी एग्जांपल है? ओलिगोसैकेराइड्स की। अब डाइसैकेराइड्स देख लेते हैं जो कि क्लासिफिकेशन में ही आते हैं ओलिगोसैकेराइड की। अगर 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड। Those oligosaccharide which upon hydrolysis produce 2 monosaccharide units are called oligosaccharides। यानी वो oligosaccharides, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड की बात यहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि डाइसैकेराइड जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स में ही आता है, उसी की क्लासिफिकेशन है। विच अपॉन हाइड्रोलिसिस, जो कि हाइड्रोलिसिस पे हाइड्रोलिसिस होगी, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, प्रोड्यूस 2 मोनोसैकेराइड्स। 2 यूनिट बनाएगा। अगर मोनोसैकेराइड्स के 2 यूनिट बनेंगे तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब होता है 1। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन ऐसे हो सकती है, दोज ओलिगोसैकेराइड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इसका मतलब भी वही है कि जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स की ज्वाइनिंग से बने उनको हम क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। उन ओलिगो नहीं, जो ओलिगोसैकेराइड्स, वो ओलिगोसैकेराइड्स जो कि 2 मोनोसैकेराइड की ज्वाइनिंग से बने, दे विल बी कॉल्ड एज डाइसैकेराइड्स। उल्टा बोल दिया था मैंने। These are the examples of disaccharides। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? सक्रोज, अभी आपको मैं ये भी समझाती हूँ चार्ट, लैक्टोज एंड माल्टोज। डाइसैकेराइड्स की एग्जाम्पल में सक्रोज, सक्रोज किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, जब ये कंबाइन होते हैं तो इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया डाइसैकेराइड का, यानी एक यूनिट मिल गया। पहले क्या था? मोनोसैकेराइड, यानी 2 मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन हो रहे हैं ना यहाँ पर, ग्लूकोज का एक मोनोसैकेराइड, ये दूसरा। अब इन दोनों ने मिलके क्या बनाया? सक्रोज। इसको हम कहेंगे डाइसैकेराइड। ये अलग अलग थे पहले, दे वर मोनोसैकेराइड्स, एंड 2 मोनोसैकेराइड्स आफ्टर ज्वाइनिंग मेड disaccharide, which is the example of, which is the classification of oligosaccharides, which is under the oligosaccharides. Then galactose and glucose combiningly form lactose. 2 monosaccharides combine. These are the 2 monosaccharides which after combining make lactose. This is the formula of lactose। ठीक है। फिर माल्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से, 2 ग्लूकोज के यूनिट्स कंबाइन होते हैं, ग्लूकोज
किसके एग्जाम्पल में आता है, मोनोसेकेराइड्स की एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज। और ये भी यहाँ पर भी एक ग्लूकोज का दूसरा यूनिट मिलेगा, 2 यूनिट्स मिल जाएंगे मोनोसेकेराइड्स के, एंड 2 यूनिट जब मोनोसेकेराइड के मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, डाइसेकेराइड। ये किसका फॉर्मूला है, माल्टोज का, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेकेराइड। अब आपको क्लियर हो गई होगी बात, आई होप। सक्रोज, सक्रोज क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सक्रोज इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी कंडेंसेशन मतलब होता है कि मिलना, किसी भी चीज का कंडेंस होना, एक दूसरे के साथ मिलना। तो जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं तो दे प्रोड्यूस sucrose. It is formed when alpha glucose and beta fructose units join together through glucosidic linkage. इस linkage की वजह से सक्रोज यूनिट हमारे पास मौजूद होता है या आता है, प्रोड्यूस होता है। अब ये लिंकेज मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, यहाँ से वाटर निकल गया, इसका यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सिल, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला था ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज का। इधर से इसने अपना एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से इसने अपना एक हाइड्रोक्सिल आयन निकाला, और इन दोनों ने मिलके बना लिया वाटर, जो कि यहाँ से निकल जाएगा। अब ये दोनों यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक वैलेंसी मौजूद है, यहाँ से भी एक वैलेंसी मौजूद है, तो ऑक्सीजन बीच में आ गया। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोलाइसिस हो गए, हाइड्रोलिसिस हो गई, दैट्स वाई दिस इज ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। एक लिंकेज बना लिया, एक लिंक आ गया इनका आपस में। ये ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के साथ भी अटैच है, इसके साथ भी। ये जो बॉन्ड इन्होंने बनाया है, दिस इज ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। A type of linkage in which one atom is joined to 2 oxygen atoms through single bond, that is कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ये एक एटम है, 2 ऑक्सीजन के साथ जब अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कार्बन, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसको हम कहेंगे ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। ये जो पूरा है इसको क्या कहेंगे हम, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। क्यों, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ लिंकेज इन विच वन एटम इज ज्वाइंट। ये दिस इज वन एटम कार्बन इज ज्वाइंट टू 2 ऑक्सीजन एटम्स। किन के साथ ज्वाइन होगा, 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। एक ऑक्सीजन एटम ये रहा, एक ऑक्सीजन एटम ये रहा, 2 के साथ अटैच हो गया। दिस इज थ्रू सिग्मा बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड। इन्होंने सिंगल बॉन्ड ही बनाया हुआ, यहाँ कहीं आपको डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा। दिस इज ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों होती है, क्योंकि इट डज नॉट कंटेन एनी कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ऑल ओलिगोसैकेराइड। सारे ओलिगोसैकेराइड्स में ओनली सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों होती है सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग सक्रोज ही क्यों है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ओपन चेन फॉर्म, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन हुए होते हैं और इसकी चेन फॉर्म ओपन नहीं होती, इसने 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ा हुआ होता है आपस में। इट डज नॉट हैव एनी फ्री कार्बोनाइल ग्रुप टू रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन। ये हमने पीछे बात पढ़ ली, बिकॉज कार्बोनाइल ऑफ बोथ दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। क्योंकि इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता, उन्होंने ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बनाया होता है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज के जो यूनिट्स कंबाइन होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूस नॉन रिड्यूस। माल्टोज, यही इसकी एग्जाम्पल में ही था, डाइसेकेराइड की। माल्टोज इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स। माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट हैज फ्री कार्बोनाइल ग्रुप which reduce to which reduces tolerance and Fehling reaction solutions. माल्टोज किस किस से मिलके बना होता है, ग्लूकोज के 2 यूनिट से। मैंने आपको पीछे भी ये एग्जांपल समझा दी है, 2 ग्लूकोज के यूनिट मिलेंगे तो वो माल्टोज बनाएंगे। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप और रिड्यूस करवा देता है टॉलेंस और फेहलिंग रिएजेंट को। फॉर्मूला माल्टोज का
नाउ लैक्टोज, लास्ट और आज के लेक्चर का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लैक्टोज, यानी कि एग्जांपल्स पढ़े थे हम सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ वन यूनिट ऑफ गैलेक्टोज एंड द अदर यूनिट ऑफ ग्लूकोज। दो यूनिट्स गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज मिलके बनाते हैं लैक्टोज, विच इज प्रेजेंट इन मिल्क। आमतौर पर आपको मिल्क में मिलता है लैक्टोज। शुगर हैं ये बेसिकली, विच आर फाउंड इन डिफरेंट थिंग्स। अगर हम कोई चीज़, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो उनमें शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, नेचुरल शुगर्स हैं ये। तो हम इनको देख रहे हैं कि इनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती हैं और कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं। तो लैक्टोज मिल्क शुगर को कहते हैं। किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये टॉलेंस एंड फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करवा देता है और ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बना हुआ होता है इसमें भी। लेकिन दे कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से शुरू करेंगे पॉलीसैकेराइड से। हमने मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड कंप्लीट कर लिया है, अब हम पॉलीसैकेराइड से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।